Hello dear students. Now we are talking about cyclomatic complexity which is the part of test matrix. So test matrix में हमने दो complexity पढ़नी है, पहला है cyclomatic and दूसरा है Halstead complexity. आगे देखेंगे वो. अभी cyclomatic देखते हैं. तो ये important topic ध्यान रखिएगा. Cyclomatic complexity मतलब कि हम यहाँ पे चेक करने जा रहे हैं कि कोड में complexity कितनी है. कोड में कॉम्प्लेक्सिटी चेक करना है, इसका मतलब ये भी होगा कि हम यहाँ पर कोई ऐसी स्ट्रैटेजी लगाने वाले हैं जो कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को जस्टिफाई कर रही होगी. व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या है? जब हम कोड को इंस्पेक्ट करते हैं, है ना. ब्लैक बॉक्स में हम क्या करते हैं, हम मॉड्यूल के बाहरी इनपुट आउटपुट्स की बात कर रहे होते हैं कि ये इनपुट देने पे क्या आउटपुट आ रहा है, दैट्स इट. हम अंदर की बात नहीं करते, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अब यहाँ पर साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी का जो मेन एसेंस है वो ये कि जितने भी पर्टिकुलर ब्लॉक्स बन रहे हैं या जितने भी पर्टिकुलर फ्लो हो रहे हैं उसको एक ग्राफ के माध्यम से, जिसको हम बोलते हैं फ्लो ग्राफ के माध्यम से हम कैलकुलेट करें और आइडेंटिफाई कर पाए कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, उस प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है. सो यहां पर फ्लो ग्राफ बनाने के लिए हमें मान लीजिए एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है और उस स्टेटमेंट में मान लीजिए कोई इफ कंडीशन लगी हुई है ना. तो इफ में जब कंडीशन ट्रू होगी और अगर कहीं कंडीशन फॉल्स हो गई तो किस में जाएगा, एल्स में जाएगा. तो एक टाइप से इस पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन की अगर अपन बात करें तो यहां तक प्रोग्राम सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन यहां पर कंडीशन से कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा. अब वो इफ में भी जा सकता है अगर ट्रू होगा तो, और एल्स में भी जा सकता है. ऐसी स्थिति होगी तो वहां पर हम क्या करते हैं, मान लीजिए इसको मैं स्टेटमेंट 1 बोल दूं एंड देन इसकी ब्रांचिंग हो रही है, दो कंडीशन फॉर्मुलेट हो रही हैं. अब इस टाइप का एक ग्राफ बनाना होगा इसको, है ना. अब इसी को अगर मैं फ्लो ग्राफ की मदद से आइडेंटिफाई करूं तो आप ये बोल दीजिएगा कि एक पोजीशन उससे दो कंडीशन जस्टिफाई हो रही है एंड देन वो जाके एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मिल रही है. इसके बाद इफ एल्स के बाद वो क्या होगा, स्टेटमेंट तो कंटिन्यू होंगे, तो यहां पर कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ, जो भी ब्लॉक चला उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेगा कि नहीं प्रोग्राम, राइट. सो स्टेप 1 2 4, एक तो एग्जीक्यूशन ही हो सकता है 1 से 2 पे गया, 2 से 4 पे चला गया. एक एग्जीक्यूशन होता है कि 1 से 3 पर गया और 3 से 4 पर गया. तो पाथ कवरेज बेसिकली क्या कंसेप्ट है कि ऑल द प्रोबेबल लीनियरली इंडिपेंडेंट पाथ हैज टू बी ट्रेवर्स्ड एट लीस्ट वन. आप कम से कम एक बार हर रास्ते से जाके देखेंगे और उसके बाद उसको प्रोजेक्ट करेंगे इस ग्राफ पर, फ्लो ग्राफ पर, और उससे फिर कैलकुलेट करेंगे कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है. सो कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा आपको कि हम जितने भी कोड ब्लॉक्स हैं उनके व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक के पाथ कवरेज के माध्यम से हम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे. अब साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी का मेन एसेंस क्या है, इट फाइंड इंडिपेंडेंट पाथ एंड ट्राई टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस. हम पहले तो इंडिपेंडेंट पाथ ट्रेवर्स करें और कोशिश करें कि टेस्ट केसेस कम से कम कितने हो सकते हैं. साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ कोड सेक्शन इज द क्वांटिटेटिव मेजर. हम यहाँ पे मेजर कर रहे हैं एक सर्टेन क्वांटिटी, एक सर्टेन वैल्यू, राइट, ऑफ अ नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट पाथ इन इट. तो यहां पर वो पर्टिकुलर वैल्यू निकल के आई. अब बनाई किसने ये साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी? 1976 में मैककैब साहब ने साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी को प्रपोज किया था टू क्वांटिफाई कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ गिवन सॉफ्टवेयर, कि सॉफ्टवेयर कितना कॉम्प्लिकेटेड है. कोई सॉफ्टवेयर बना तो सॉफ्टवेयर में जो लाइन ऑफ कोड लिखी गई उनसे कॉम्प्लेक्सिटी लेवल क्या जनरेट होके आ रहा है, कितना कॉम्प्लेक्स है प्रोग्राम. अब किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को जज करना है तो उसमें आपको बेसिकली क्या आइडेंटिफाई करना होता है, लूपिंग स्टेटमेंट, लूपिंग कंस्ट्रक्ट कौन कौन से लगे हैं. तो मान लीजिए उसमें डू वाइल का यूज हुआ है कि नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी है. ठीक है. रिपीट अंटिल, जब तक ये सिचुएशन फॉल्स ना हो जाए तब तक चलाते रहो. तो आपने लूपिंग में यही होता है बेसिकली, है ना. ये कंस्ट्रक्ट्स हैं बेसिकली, हर लैंग्वेज में अलग अलग कंस्ट्रक्ट्स होते हैं, लेकिन उनका मेन एसेंस वही होता है, इटरेशन करना. ठीक है. देन स्विच केस. अब स्विच केस में कॉन्टेक्स्ट स्विच कैसे होगा, अपन ने स्विच केस देखा है. स्विच, उसमें कोई कंडीशन पास होगी, वैल्यू पास होगी,
यहां पर हम केसेस डिफाइन करते हैं, 1 हो तो ये चला दो, केस 2 हो तो ये रन कर दो, नहीं कुछ मैच हो रहा तो डिफॉल्ट चला दो। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल कि यहां पर भी कॉन्टेक्स्ट स्विच हो रहा है, कि जरूरी नहीं है लीनियर वे में सारे स्टेटमेंट चलेंगे, whatsoever condition will be matched, that only block, that certain block will get run, right? So switch case and go to को जनरली क्या है, एक बैड प्रैक्टिस माना जाता है, आजकल यूज हम कम ही करते हैं, प्रेफरेबल प्रैक्टिस नहीं है गो टू स्टेटमेंट, राइट? बट गो टू स्टेटमेंट आप यूज कर सकते हैं एज अ लैंग्वेज कंस्ट्रक्टिव इफ इट इज अलाउड टू यूज दैट पर्टिकुलर कीवर्ड, देन गो टू स्टेटमेंट आपको एक सर्टेन पोजीशन पे ले जाकर स्टैंड करा देता है, राइट? मतलब आप कोड में नेविगेट कर सकते हैं, गो टू लगा दिया आप लेवल पे चले गए, लेवल मेंशन ऑलरेडी होना चाहिए जैसे बुक मार्क्स होते हैं हमारे, राइट? अब हम देखते हैं प्रोग्राम की एनालॉजी। मान लीजिए एक पर्टिकुलर प्रोग्रामर ने एक सर्टेन लाइन ऑफ कोड लिखा और उसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे प्रोग्रामर ने एक सर्टेन लाइन ऑफ कोड लिखा। अब इनको एक तराजू पर या एक वेइंग मशीन पर अगर हम रखते हैं तो आप किसको ज्यादा वेटेज वाला प्रोग्राम बोलेंगे और किसको कम वेटेज, वेटेज इन द सेंस कॉम्प्लेक्सिटी के लेवल पे, कि कौन सा प्रोग्राम ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा इनको कंपेयर करें। सो आज जवाब आपके सामने लिखा हुआ है, जवाब क्या है कि इन कंस्ट्रक्ट का जिस पर्टिकुलर प्रोग्रामर ने यूज किया होगा वो प्रोग्रामर की कोडिंग लाइंस, अगर लाइंस के बेसिस पर अपन जज करें, मान लो 5 KB की फाइल बन रही है ये और ये भी 5 KB की फाइल बननी है, ठीक है? सो दोनों फाइल 5 KB की हैं। अब इन दोनों फाइल को जब इनके अंदर केबी के वो पर्टिकुलर वेट कैसे बना कि उसमें कितने कैरेक्टर्स कितने वर्ड्स लिखे हुए हैं उसके बेसिस पर वेट बन गया, राइट? अब इन पर्टिकुलर वेट्स को अपन डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि भाई कोई 5 KB का है या कोई 6 KB का, तो 5 KB वाला कम वाला हो गया, 6 KB वाला ज्यादा वाला हो गया, तो मतलब उसको अपन कंसीडर कर लेते हैं, चलो 5 KB वाला ऑप्टिमम होगा। जरूरी नहीं है। एक लूप चलाना है, किसी ने लूप चलाए बिना 1000 बार कोड को है ना रिपीट कर दिया इटरेट करने के लिए, और किसी ने लूप चला दिया 1000 बार उसमें कंडीशन को इटरेट करा दिया, तो कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा? जिसमें लूप यूज हो। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। जहां पर हमें करना क्या होता है, जो दो प्रोग्राम है जो सेम साइज के हैं, द वन विथ मोर डिसीजन मेकिंग कंस्ट्रक्ट, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट विल बी मोर कॉम्प्लेक्स, जिसमें ज्यादा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स होंगे वो कॉम्प्लेक्स ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें उतना ज्यादा प्रोग्राम को फ्रिक्वेंटली जंप करना पड़ेगा, ठीक है? उतना ज्यादा कॉन्टेक्स्ट स्विच होंगे उसमें, ठीक है? सो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट डिसाइड्स व्हाट स्टेटमेंट नीड टू बी एग्जीक्यूटेड। ये कंट्रोल्ड वे में एग्जीक्यूशन बता रहा है। स्विच आपने देखा, मैंने इफ एल्स भी आपके सामने बताया, ठीक है? सो यहां पर आप कंट्रोल्ड वे में ये काम कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली एक एडवांटेज मिल रहा है, बट इट सर्टेनली इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी। द डिसीजन मेकिंग कंस्ट्रक्ट चेंज द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, बोले डायरेक्शन ही पलट देते हैं, डायरेक्शन ही बदल देते हैं डिसीजन मेकिंग कंस्ट्रक्ट अगर आपने लगा दिया तो। प्रोग्राम एक लीनियर वे में एग्जीक्यूट ना होकर कॉन्टेक्सचुअल वे में एग्जीक्यूट होगा, जो पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट ट्रू होगा उसमें वो पर्टिकुलर प्रोग्राम रन होगा। नाउ अब ये पूरी कॉन्टेक्स्ट आपको समझ में आ गया है कि साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी का मेन कॉन्टेक्स्ट क्या है। नाउ वी स्विच टू द प्रोसेस। हमें क्या करना है? फ्लो ग्राफ फॉर्मुलेट करना है। सो फ्लो ग्राफ फॉर्मुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा? ब्रेक प्रोग्राम इन स्मॉलर ब्लॉक्स डिलिमिटेड बाय डिसीजन मेकिंग कंस्ट्रक्ट। आप ब्लॉक्स में कन्वर्ट करो, स्टेटमेंट है 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, बट जैसे ही डिसीजन मेकिंग कंस्ट्रक्ट आया तो आपको किस में ले जाना है? उसको इस टाइप से ब्लॉक बनाना पड़ेगा, मतलब ये इसके बाद ऑलरेडी ऑब्वियसली इन दोनों में से कोई एक पर्टिकुलर पाथ रन होगा, देन आपको आना वहीं पे पड़ेगा, राइट? सो प्रोसेस विल गो ऑन लाइकवाइज। सो आपने क्या किया? फ्लो ग्राफ फॉर्मुलेट कर दिया बाय कंसीडरिंग अ सर्टेन कोड। हर पर्टिकुलर कोड का एक फ्लो ग्राफ बनेगा, बना सकते हैं आप, राइट? कोड का फ्लो ग्राफ का मतलब समझिएगा कि एक प्रोग्राम को कंप्लीटली अपन कंसीडर करेंगे और उसके लिए सर्टेन फ्लो ग्राफ बनाएंगे, राइट? सो क्रिएट नोड्स रिप्रेजेंटिंग ईच ऑफ दीज नोड्स। अब यहां पर आप नोड किसको क्रिएट करेंगे? जैसे मान लीजिए ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट था, मान लीजिए मैंने लिखा स्टेटमेंट, इसको मैं अभी 1 2 3 4 बोल देता हूं, आगे भी 3 स्टेटमेंट है, तो मैं यहां पर स्टेटमेंट 4 के लिए ये पर्टिकुलर नोड बना रहा हूं, ठीक है?
अब यहां से हो गई ब्रांचिंग, तो ये दो नोड बने, इसके बाद वापस से स्टेटमेंट अगला वाला आ जाएगा तो उसका नाम यहां पर आएगा। ठीक है, सो इस तरह से आप फ्लो ग्राफ क्रिएट करेंगे। अब इसमें नोड्स को कनेक्ट करने का तरीका क्या है वो भी समझिएगा। अगर कंट्रोल ब्रांच हो रहा है तो आर्क क्रिएट कर दो, तो अपन ने कनेक्टिंग लाइन बना दी, यहां पर यहां से यहां भी बना दी अपन, यहां से ये इस पे आ रहा है तो ये भी कनेक्टिंग लाइन अपन ने ड्रॉ कर दी। सो ड्रॉ एन आर्क इफ ब्रांचिंग इज देयर और प्रोग्रेसिंग फर्दर, अगर आगे भी ये बढ़ रहा है तो आप लाइन से उसको कनेक्ट करेंगे, आर्क बना देंगे। एंड अनदर रूल इज दैट, जिसको आपको बहुत ध्यान रखना है, फ्रॉम एग्जिट टू एंट्री नोड ड्रॉ एन आर्क। अब मान लो एंट्री नोड ये था मान लीजिए और ये एग्जिट था, तो आपको एग्जिट से एंट्री भी एक पर्टिकुलर आर्क क्रिएट करना, बस ये दो चीजों का ध्यान रखिए, बन गया आपका फ्लो ग्राफ। नोड्स को नंबर कर दो n1 n2 n3 n4 n5, ठीक है, एजेस को नंबर कर दो e1 e2 e3 e4 e5 e6 लाइकवाइज, राइट। सो कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करने का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है? अब जब आपका ये ग्राफ बन जाएगा फ्लो ग्राफ, देन you need to consider this formula. V of G is equal to E minus N plus 2. फॉर्मूला याद रखिएगा, V of G is equal to E minus N plus 2. अब E minus N plus 2 में E और N क्या है? E is the total number of edges. So ये आपकी हो गई edges. सो यहां पे एजेस काउंट कर लेंगे, माइनस एन इज व्हाट, एन इज द टोटल नंबर ऑफ नोड्स। तो साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ प्रोग्राम मॉड्यूल, complexity of a program module V of G can be represented as E minus N plus 2. So you can calculate the VG, cyclomatic complexity of this particular code chunk. Now in the diagram you can notice that the particular example is basically divided into three parts. The first one is the code chunk. जैसे मैंने यहाँ पे कोड लिखा है आपके सामने, ठीक है, या इसको कंसीडर कर सकते हो, ये भी एक कोड चंक है, ठीक है, आपके पास डायग्राम में भी एक कोड चंक दिख रहा है। तो वहां पर आप देखिएगा स्टेटमेंट वन, देन वी आर हैविंग अ इफ कंडीशन, इफ कंडीशन का एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा, अगर ट्रू होगा तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा, मतलब कंडीशन ट्रू होने पर क्या होगा, स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा, और एल्स अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो क्या होगा, स्टेटमेंट 3 एग्जीक्यूट होगा, राइट। नाउ यू कैन नोटिस दैट आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्लॉक another statement, statement number 4 will get executed. After fourth statement we have a do while block, again it is a block do and while. do while में स्टेटमेंट नंबर 5 एग्जीक्यूट होगा, while में फिर कंडीशन लगी, एक्सप्रेशन आया यहां पर, अब जो भी एक्सप्रेशन आएगा उसके बाद स्टेटमेंट, अब इस ब्लॉक के एग्जीक्यूट होने के बाद स्टेटमेंट नंबर 6 एग्जीक्यूट होगा। सो वी आर हैविंग 6 स्टेटमेंट इन दिस पर्टिकुलर कोड चंक। नोटिस कीजिएगा, इस पर्टिकुलर ब्लॉक को हम कंसीडर कर रहे हैं टू जस्ट क्रिएट अ फ्लो ग्राफ, हमें इस कोड से बनाना है फ्लो ग्राफ। अब फ्लो ग्राफ बनाने के लिए थोड़ा सा एक स्टेप और ऐड कीजिएगा, हम क्रिएट करेंगे इसका फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या होगा, जिस तरह से अपन यहां पर ब्लॉक्स मैंने रेक्टेंगल्स बनाए थे। सो स्टेटमेंट 1, देन कंडीशन है ना, तो क्या हो जाएगा, डायमंड आ जाएगा, डायमंड में ट्रू होने पर, फॉल्स होने पर क्या होगा, ये पर्टिकुलर ब्लॉक्स आ जाएंगे, देन फाइनली इनका जो भी स्टेटमेंट होगा देन वो एग्जीक्यूट होगा। देन आप देखिएगा एक सर्टेन कंडीशन इनिशियलाइज हुई, देन ब्लॉक चलेगा डू वाइल का, कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा,
कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या होगा, ट्रू होगी तो इटरेट होता रहेगा, फॉल्स होगी तो स्टेटमेंट लास्ट में आ जाएगा। लास्ट में आ गया, अब कुछ नहीं करना है, आपको एक एरो लाइन खींच देनी है, ये बन गया अपना फ्लो चार्ट। अब फ्लो चार्ट से बना लेंगे अपन फ्लो ग्राफ। फ्लो ग्राफ आपको डायग्राम में दिख रहा है। अब देखिएगा वहां पर हमने N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7 और N8 डिफाइन किए हैं। तो बस इसी को कन्वर्ट कर दिया है फ्लो ग्राफ के स्टाइल में, और एजेस को भी नंबरिंग दे दी है। जो कनेक्टिंग आर्क हैं उनको हमने बोल दिया है एजेस, और एजेस E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E8 कहां पर है, ये इटरेटर जो था इसका डू वाइल का, E9 लास्ट में पहुंचे, और सेकंड रूल क्या था आर्क ड्रॉ करने का कि लास्ट को फर्स्ट से जोड़ दो, तो यहां पर E10 को अपन ने बना दिया। तो टोटल एजेस हमारे सामने इस पर्टिकुलर कोड चंक की आ गई हैं 10 एजेस आ गई हैं, 10 एजेस। और नोड्स कितने हैं हमारे पास, नोड हमारे पास हैं 8। अब हम कंसीडर करते हैं इस फॉर्मूले को, Vg equal to E minus N plus 2, E is what, E is 10, N is what, N is 8. Now we can put up in the formula 10 minus 8 plus 2. So it will generate a result 4. ये इस पर्टिकुलर कोड चंक की साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी होगी। दिस इज द साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी। अब एक रिसर्चर है पी जॉगरसन। पी जॉगरसन का ये कहना है कि अगर साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी किसी भी मॉड्यूल की 10 से कम है तो ओके है, इट शुड नॉट एक्सीड, जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो 10 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ज्यादा है, जैसे कि यहाँ पे कम है तो ये तो ठीक है, लेकिन 10 से ज्यादा अगर वैल्यू आ गई, 11 आ गई, तो अपन बोलेंगे कॉम्प्लेक्सिटी भाई मैनेजेबल नहीं है, मतलब ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है, इट शुड बी मिनिमाइज्ड somehow by changing this particular sequence of execution, right? So 10 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। दिस इज अ ट्रू केस। अगर ये है तो फिर गड़बड़ है, मतलब अगर मान लो यहाँ पे 11 आ जाता और इसको अपन कंसीडर करते तो बोलते भाई ये नहीं चलेगा, लेकिन 4 आ गया, तो जैसे कि यहां पर है, मैं इसको यहां लिख देता हूं, 4 लेस देन 10, so this is okay condition, we can say that okay, cyclomatic complexity is considerable, right? So that's it for cyclomatic complexity. Thank you.